छठे मरहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, खासतौर से वोटिंग की। आज इंतखाबी तशरीह पूरी हो गई और हम उसी पर बात कर रहे हैं। ये छठा मरहला भी बेहद खास है। उसके बाद एक मरहला यानी एक चरण, एक दौर और बचेगा, 7वां, और उसके बाद 23 तारीख को नताइज, और उसको लेकर सभी को बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन अगर हम छठे मरहले की बात करें तो ये जंग भी बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है दोनों ही सियासी पार्टियों के लिए। और जैसा कि अनिल जी भी बता रहे थे कि इस मरहले में सीधा मुकाबला बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं। और राजीव गांधी को याद कराने का मकसद भी यही रहा होगा, जैसा कि अनिल जी ने बताया। मैं जरा एक बार प्रिया जी के पास आना चाहूंगा। प्रिया शर्मा जी हमारे साथ आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया जी, लगातार आप लोगों ने आंजहानी मरहूम वजीर आजम राजीव गांधी का जिक्र शुरू कर दिया है, और एक नहीं कई मुद्दों पर, चाहे वो आईएनएस विराट वाला मामला हो, चाहे भ्रष्टाचारी नंबर 1 जैसी बात हो, या फिर हम सिख मुखालिफ दंगों की जांच कराएंगे, हम भोपाल गैस सानहे को लेकर के एक बार फिर से जांच कराएंगे, उनकी भूमिका की हम जांच कराएंगे। मतलब सारी आप लोगों ने अपने सारे गोले जो रखे थे छठवें मरहले के लिए वो धड़ाधड़ दाग दिए हैं। लेकिन कितना फायदा इससे, ये सब बातें याद कराने से आपको क्या लगता है, क्या बड़ा फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसी बात है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पूरा जो चुनाव के वक्त क्यों? हाँ, क्योंकि ये चीज माधव जी ने भी पूछी, चुनाव के वक्त नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है, बार बार उठता रहा है। चुनाव के पहले चरण के पहले भी उठता रहा है ये मुद्दा। बोफोर्स ने एक ऐसी शुरुआत की थी जहां पर करप्शन एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका था। आप ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि अभी 5वां चरण पार हो चुका है, 5 चरण भारत ने देख लिए हैं इलेक्शंस के। इस सब में मुद्दे को आप देखिए कि कैसा रहा है। हमेशा उंगली बीजेपी की तरफ पड़ जाती है। कांग्रेस भी कहती है कि बीजेपी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अच्छी, मुद्दे आप बताएं ना, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? वो कहते हैं कि स्टार्टअप और मेक इन इंडिया और बाकी चीजें। आज ही ट्वीट आया है राहुल जी गांधी जी का, वो कहते हैं कि ये सारे मुद्दों पर तो उनका बयान आता है कि ये सब मुद्दों पर तो बीजेपी लड़ नहीं रही है। आप ये बताइए, स्टार्टअप का क्या मुद्दा ले हम? उनका स्टार्टअप का कार्यकाल जो है, 15 साल पहले उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू किया था। आज तक तो वो किक स्टार्ट ही हो रहा है, वो आगे तो बढ़ा नहीं है। वो पूछते हैं कि 3 साल पहले स्टार्ट किया गया उसका, हम तो आंकड़े देते हैं, वो चुप हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर की हाराकिरी, इधर उधर बातें करते रहते हैं। अगर वो इधर उधर बातें करते रहेंगे, ऑपोजिशन के पास मुद्दे क्या है आप बताइए? महंगाई का मुद्दा अब रहा नहीं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी नहीं। सारे तरफ चाहूं और विकास हो रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं अपने लीडर को, जिनको उन्होंने 2014 में बिठाया था प्रधानमंत्री के पद पर, उनको वापस लाने की वो कवायद शुरू कर चुके हैं। वो इलेक्शंस का इंतजार ही कर रहे थे। जब पूरे तरीके से कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं से और कोई मुद्दे नहीं हो सकते, तो वो कैसे मुद्दे उठाकर लेकर आती है? चौकीदार चोर है। ये इस किस्म के मुद्दे अगर उठेंगे तो आप ये बताइए, फिर चोर की अगर बात आती है और चोरी की बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो फिर पुराने सारे पिटारे खुलेंगे और उन सब पिटारों का जो कार्य किया हुआ था वो सबके सामने आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये बोल देना कि चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, गलत है। ये मुद्दे शुरू से भारत के लिए बहुत अहम है। आप ये बताइए कि किसी भी प्रधानमंत्री का आईएनएस विराट को इस्तेमाल करना अपने पूरे परिवार के लिए, जिसमें कि फॉरेन के लोग भी शामिल थे, फॉरेनर्स भी शामिल थे, ये सारा क्या ये सब सुरक्षा के बारे में ये सब विषय नहीं खड़े करता है कि भारत की सुरक्षा क्या इतनी सस्ती हो चुकी थी कि आप अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए भारत की सुरक्षा को दांव पर रख देंगे? कांग्रेस बार बार पूछती है कि भारतीय सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठाया जाता है। आप ये बताइए, भारतीय सुरक्षा का, भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा का मुद्दा अगर हम नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? हर दिन उठाना चाहिए ये मुद्दा। प्रियंका गांधी तो हरियाणा में भी बहुत गुस्सा थी, और इस इल्जाम के बाद तो और बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उन्होंने कहा कि ये जो घमंड है इसकी सजा मिलेगी। ये घमंड का जो किसी का नहीं चला, दुर्योधन का नहीं चला, तो आप लोगों पे इल्जाम लगाया, तो क्या कहेंगे? पुराने स्क्रिप्चर्स को उठा करके वो अगर जस्टिफाई करने लग जाएं अपने पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा जो कृत्य है, तो उसके लिए बस ये कहा जा सकता है कि उनके ये कच्चा बयान है। बिल्कुल इस तरीके से शास्त्रों का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल
हमेशा से हमने कहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कीजिए, आप जो बयान भी दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दीजिए। आप वो जाकर के आराम से कह देती हैं कि दुर्योधन और ये वो किसकी तरफ वो संकेत करना चाह रही है, ये सबके सामने बात आ चुकी है। तो जब बात ही आ चुकी है और सब कुछ, आप ये बताइए तो पुरानी बातें तो खुलेंगी। अब वो डिसाइड कर ले जनता, भारत की जनता ने। 1984 के दंगे हैं, उससे वो पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। 1984 के दंगे को वो झाड़ दिया, उनके पिताश्री ने ही ये झाड़ लिया था पल्ला अपना उस टाइम कह करके कि बड़ा पेड़ है, गिरेगा तो धरती तो हिलेगी। वो काल से लेकर अब तक पूरे कांग्रेस की राजनीति देख लीजिए तो पल्ला झाड़ने की है, चाहे उनका कोई भी चला के दिल्ली वालों को दिखा रही है। नहीं, उसके अलावा और भी कई दंगों में उनकी बड़ी ही खराब भूमिका रही। मेरठ के जो दंगे हुए थे बहुत ही विभत्स दंगे थे, या असम के जो दंगे थे, या भागलपुर के दंगे थे, सब। और देखिए आलम देखिए पल्ला झाड़ने का कि सैम पित्रोदा भी क्या कहते हैं, जो हुआ वो हुआ सो हुआ। 84 की बात थी। दूसरा बयान फिर आता है, उन्होंने कहा कि बात ट्विस्ट करके कही गई थी, अरे पुरानी बात थी, हिस्ट्री थी, क्या हो गया। अब आप बताइए, ये पल्ला झाड़ना, और वो भी बिल्कुल एकदम घटिया तरीके से, अगर पल्ला झाड़ना ना हुआ तो क्या हुआ, इसको और क्या बयान, आपको क्या बता सकते हैं, मुझे आपकी प्रतिक्रिया इस पे ले दी। अब जरा अनिल जी, मैं उत्तर प्रदेश पर थोड़ा सा आना चाहूंगा। ये 14 सीटें भी बहुत खास हैं, और आजमगढ़ को छोड़ दें तो ये सारी की सारी बीजेपी के साथ थी करीब। और अगर हम बात करें तो इस बार इन सीटों को बचाना बड़ा चैलेंज रहेगा। फूलपुर भी यहां पर है, वहीं से जहां से गठबंधन को एक नया फॉर्मूला मिला था। कैसे देखते हैं, कितना टफ रहेगा बीजेपी के लिए और कितना मुश्किल ये इलाका गठबंधन के लिए भी उत्तर प्रदेश? अगर आपकी इजाजत हो, जैसा भी प्रिया जी बोल रही थी और ये आरएलएसपी के हमारे प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, इस पर 1 मिनट में चीजें क्लियर करूं। इमरान जी, यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला ना कि भाई एक तो युद्ध क्षेत्र तैयार है, चुनावी युद्ध क्षेत्र तैयार है, और सभी अपने अपने ढंग से युद्ध क्षेत्र को सजाने का प्रयास करते हैं। और सरल शब्दों में समझना हो तो आप ये देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रयास ये होता है कि वो अपने अपोजिशन में जो उसकी कमजोर नस होती है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते। कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां करती हैं। यही राजनीति है, इसमें कोई वो नहीं। आप देखें, जहां एक तरफ मोदी जी या भाजपा या आप कुछ भी कर ले, वो जहां पुराने मुद्दों, अब आप अभी कह रहे थे कि पुराने मुद्दे क्यों उभारे जा रहे हैं, ऐसा क्या, इस पे भी गौर करिए कि लगभग 50 साल से ज्यादा शासन करने का इतिहास कांग्रेस का है। तो अभी तक मोदी जी के पहले उन्हीं का इतिहास रहा है, बीच बीच में थोड़े टाइम पे। तो भाई मोदी जी भी, अगर कोई मोदी जी या भाजपा कोई कमी ढूंढेगी तो इनके शासन में ही तो ढूंढेगी ना। अब वो चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो, तो उनका हक है, अधिकार है, उस चीज को बोलेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, चूंकि जो प्रमुख विपक्षी जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस, चूंकि इनका एक शासनकाल अभी वर्तमान में 5 साल का रहा है, तो कांग्रेस इनकी इस 5 साल की जितनी कमियां हैं उसको ढूंढ कर प्रयास करके उसको हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। छोटे से उदाहरण बताता हूं कि जैसे मोदी जी, चाहे वो राजीव गांधी का मैटर आ जाए, चाहे एनएस का आ जाए, चाहे राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता हो जाए या राष्ट्रवाद हो जाए, मतलब जितने भी उठा सकते उठाते हैं। और वहीं पर देखिए पलटवार, प्रियंका, मैंने अभी बताया को उन्होंने दुर्योधन शब्द क्यों प्रयोग किया हरियाणा में, उसके आगे निकलिए, उसके नेक्स्ट डे वो दिल्ली में आके रोड शो करती है। तो आप देखिए, जिस ढंग से मोदी जी ने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत हो तो दिल्ली का चुनाव बचा हुआ, आइए राजीव के नाम पे लड़ लेते हैं, उनके मान सम्मान का एक परीक्षा हो जाएगी। देखिए, ये उनकी अपनी एक राजनीतिक एक पहल कही है, वो अपने ढंग से युद्ध क्षेत्र सजाने का प्रयास करते हैं। वहीं प्रियंका आती है दिल्ली में, रोड शो करती है, उनका भी चैलेंज आपने सुना होगा। उन्होंने तुरंत इनकी कमजोर नस पकड़ी। दिल्ली में थोड़ा स्थिति दूसरी है, दिल्ली में हर एंगल से अगर आप देखें तो मैं दिल्ली की लड़की, मैं चैलेंज करती हूं, नोटबंदी पे बात कर ले, जीएसटी पे बात कर ले, महिला की सुरक्षा। तो मतलब कहने का यह कि सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता अपने सुविधानुसार युद्ध क्षेत्र सजाने का प्रयास करती हैं, अपने पूरा प्रयास सामने वाले कमजोर नस पकड़ने का करती हैं। तो ये एक चुनाव का एक मतलब आप कहें, हाँ ये हमेशा हुआ है, हर जगह होता है, ये सच है। कहीं कहीं सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा कहीं कहीं कुछ शब्दों का चयन है, कुछ वाक्यों का चयन ऐसा हो जाता है जिसको गलत कहने में कोई संकोच नहीं। ये बता दीजिए ना, ये 6वां जो दौर है, इसमें कौन भारी आपको? हाँ, अब आपका प्रश्न आता है, तो उत्तर प्रदेश पे भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें देखिए। अब एक बहुत खरा सच है, ये सभी स्वीकारेंगे कि बीजेपी को अब कुछ पाना नहीं है, बीजेपी ने जो पाया था उसको बचाना है। बीजेपी का पूरा प्रयास, पूरी ताकत, क्योंकि भगवान ने जो दिया था अच्छा दिया था, ठीक ठाक दिया। भगवान मतलब जनता ने पूरा, तो भाजपा निश्चित रूप से अपना पूरा जोर प्रयास जो कर रही है, हमारे पास जितना था वही बचा रहे तो सफिशिएंट है, या उसमें अगर कुछ कमी भी होती है तो
थोड़ी बहुत हो जिससे हमारी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन विपक्ष जो धरातल पे चला गया था, जहां अस्तित्व की लड़ाई की बात आ गई थी कि अगर इस उसमें ना आते तो शायद अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, कुछ प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों का यह हाल था, तो वहां उनको खोने का डर नहीं, उनको पाने का एक प्रयास है। तो उत्तर प्रदेश में 14 में जैसा कि आप जानते हैं 12 सीट बीजेपी के पास थी, 2 इनकी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी भाषी क्षेत्रों में चुनाव में जाति राजनीति का ये कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन 100% सच यही है कि इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो उस जातीय समीकरण के तहत जो उपचुनाव में एक बार विपक्षियों ने प्रयोग किया और उस प्रयोग में काफी हद तक सफलता मिली, जिससे सत्ता पक्ष भी अचंभित हुआ था। तो वही प्रयोग उन्होंने इस बार विस्तार से किया, पूरे सुनियोजित ढंग से किया। क्योंकि पिछली बार आप देखें जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें जो प्रयोग किया था बड़े बेमन से दोनों तीनों पार्टियों ने किया था उतना, लेकिन जब उसमें सफलता मिली तो इस बार जिस ढंग से सुनियोजित ढंग से और पूरे जिसको कहते हैं पूरी ताकत झोंक दिया सभी ने, जो असंभव माना जाता था कि मायावती मुलायम एक मंच पे खड़े हो जाएं, अखिलेश और एक दूसरे की बड़ाई करना शुरू कर दे, तो ये जो प्रयास है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, जो हम लोग एक पत्रकार से जमीन में जो देख रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि है जहां जाति का बहुत बड़ा असर है, तो उसमें भाजपा के लिए चुनौती जरूर खड़ी हो रही है। ये कहना कि भाजपा फिर उस तरह आसानी से जो 2014 में था उस तरह एक निकल जाएगी, तो ये गलत होगा। बहुत कांटे का संघर्ष है। रिजल्ट क्या होगा, फैसला किसके पक्ष में जाएगा, वो 23 तारीख होगा। लेकिन हाँ, भाजपा के या सत्ता पक्ष के माथे पर कहीं न कहीं एक सिकन सी पड़ेगी या पड़ रही है, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा प्रयास। माधव जी, आज भी जनता के मन में, आवाम के मन में कहीं ना कहीं ये पशुपेश तो है, ये सवाल तो है कि चेहरा नहीं है। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का साफ साफ चेहरा है, सारा एनडीए उनके साथ, उनके नाम पर है, लेकिन हम देखें यूपीए या जो और इत्तेहादी हैं अगर हो सकते हैं आगे चल करके, वो तमाम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, छत्रप हैं, चाहे मायावती हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो और भी दूसरे लोग हों। ऐसे में चेहरे को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है। 21 पार्टियों ने 21-22 तारीख को एक बैठक भी बुलाई है, 23 तारीख से पहले हम बात करेंगे तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने कि चेहरा कौन हो सकता है या क्या रणनीति बनानी है। तो ऐसे में हम देखें तो जो वजीर आजम मोदी कहते हैं कि महामिलावट है, तो उस महामिलावट की अब धीरे धीरे असर और दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये 2 मरहलों में आवाम क्यों ना सोचे कि भाई एक तरफ तो पूरा चेहरा है, चीजें साफ है, क्लियर है, इधर हालात अभी भी साफ नहीं है। किस चीज हालात की बात कर रहे हैं? देखिए, जब भारत में लोकतंत्र की बात होगी, जब सरकार की बात होती है, तो ये समझ लीजिए या तो बीजेपी या कांग्रेस की बात होगी। थर्ड फ्रंट का अभी के देश में कोई अस्तित्व नहीं है, निश्चित रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। जहां तक बात महागठबंधन और यूपीए की बात आती है, निश्चित रूप से जब 23 मई को रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा। राहुल गांधी महागठबंधन यूपीए में जैसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और बीजेपी भी इस चीज को मानती है, और जितने भी विपक्षी दल है सब एक साथ जो है एकजुटता के साथ जैसे कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। आप ये भी देखने का काम करेंगे जो है। जहां तक है कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 के इलेक्शन में ऐसी बात है जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग तैयार रहिए, 23 तारीख को हमारा पूरा बहुमत आ रहा है, इमरान जी इस तरह से शपथ ले लेंगे, इस तरह से आप कवरेज कर लेना। इमरान तो उसी तरह की बात है। इमरान जी वो उनका अहंकार बोल रहा है 2014। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस? मैं अहंकार नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं 23 मई के रिजल्ट के बाद बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं। वो उनका अहंकार बोल रहा है कि आप तारीख कर लीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप तारीख जैसे कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग कह रहे हैं 23 मई के रिजल्ट के बाद। यही अहंकार और विनम्रता में अंतर है। आप अपने मुंह से अहंकार हाँ बोला, तुरंत कहा कि अहंकार नहीं कहा, माना क्या जाए? क्या मैं तो बोल रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री जी का अहंकार है। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप डेट देख लीजिए शपथ ग्रहण का। मैं कहता हूं कि 23 मई के रिजल्ट के बाद हम लोग की विनम्रता कि हम लोग कह रहे हैं कि हम सब लोग एकजुट रहेंगे। माधव जी देखिए, आप कह रहे हैं अहंकार है, फिर कह रहे हैं नहीं है। अहंकार आपके लिए अभी भी यूज कर रहा हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अहंकार बोल रहा है, तो फिर आप अहंकार बोल रहा है। अहंकार नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं 23 मई के रिजल्ट, 23 मई के रिजल्ट के बाद जो है पता चलेगा आपको। आज तक कर्नाटक इलेक्शन के बाद आज तक जिन्होंने अपना चेहरा एक लीडर का डिसाइड नहीं किया है, वो अब डिसाइड कर लेंगे। ये अहंकार ही नहीं, आपका टोटल इग्नोरेंस है। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार से भी बदतर है। मैं बताती हूँ, आपका टोटल इग्नोरेंस की बात है जी। अभी तक आपको ये प्रधानमंत्री जैसे माधव जी ऐसा है माधव जी, हिम्मत आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ और कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ कि जिस महामिलावटी पार्टी में इतने सारे नेताओं ने आज तक नहीं डिसाइड किया कि एक फेस क्या होगा, आप यहाँ बैठ करके डिसाइड करते हैं कि फेस हो जाएगा। आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट भी आ जाएगा।
बने रहने से मतलब है आपको? बहुत जबरदस्त थी ना, वो भी बहुत लंबे समय तक इनके साथ सत्ता का स्वाद चखने के बाद उनको उनकी आत्मा जागी, उसके बाद उन्होंने आत्ममंथन किया, उसके बाद उनको लगा कि आगे इधर कोई थोड़ी बहुत कामयाबी नजर आ रही है, यहाँ से पीछे छुड़ाया जाए तो अपना निकल लिए। तो ये भी तो देखिए आपकी भी आत्मा कब जागी, कब जागी? इमरान जी, हम लोग पूरा साथ खड़े रहे, हम लोग रेजिग्नेशन में लिखा, प्रधानमंत्री जी मंत्रालय को रबर स्टाम्प बना दिए, जहां सारा निर्णय अमित शाह जी और पीएमओ लेता था और मंत्री जी के पास भेजा जाता था कि आप साइन करके दीजिए। पार्टियों के बारे में बात करें जी। यहाँ तो कोई मंत्रिमंडल नाम की चीज नहीं है, यहाँ मंत्रिमंडल तो एक रबर स्टाम्प है। अगर सिर्फ कोई है तो अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिसमें वहां पर आप अपने लीडर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सारी खुन्नस आप यहाँ निकालेंगे। इस मई को बताएगा। आप अपना घर संभालिए जी, आप अपना घर संभालिए। महागठबंधन की जमातों के दरमियान जरा मैं आना चाहूंगा हमारे साथ सियासी तज्जियाकार के तौर पर, नौजवान सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ अभिजीत द्विवेदी साहब हैं। अभिजीत साहब, आपने सुना ब्रेक से पहले की बहस भी आपने सुना, और जिस तरह से बातें निकल कर आई हैं, दोनों एक दूसरे पर अहंकार का इल्जाम लगा रहे हैं। अपने अपने कॉन्फिडेंस को तो कॉन्फिडेंस कहते हैं, दूसरे के कॉन्फिडेंस को अहंकार कैसे देखें, और किसका ज्यादा व्यवहारिक है कॉन्फिडेंस, इस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिए। मैं व्यवहारिक की बात कर रहा हूं, देखिए सियासी बातें नहीं जी। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज मायावती जी पिछले दो तीन चरणों से लगातार ये बात कर रही हैं कि मोदी जी जनजात पिछड़े नहीं हैं। इस बात को कहने का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण काहे मायावती जी के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है कि उनको कहने पे मजबूर होना पड़ा है? तो वास्तविकता ये है कि एक तरफ जो महागठबंधन था उसके पास एक कास्ट अर्थमेटिक थी और उनका सोचना था कि उस कास्ट अर्थमेटिक से वो जो है चुनाव जीत जाएंगे, अंगणित के बल पर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उस अंगणित में भी बहुत सारे पोलराइजेशन अंदर की हो रहे हैं। अगर आप एससी समुदाय को तो वहां जाटो वर्सेस नॉन जाटो, या मतलब जो पूर्वांचल में जो उसको की चमार नाम की जाति हो जाती है तो वो चमार वर्सेस नॉन चमार की जाति का हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखें ओबीसी में तो वहां पर यादव वर्सेस नॉन ओबीसी का हो जाता है। और जो सवर्ण वोट है वो बहुत कंसोलिडेटेड वे में भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। और सिर्फ एक और वोट बैंक जो बचता है वो मुस्लिम वोट बैंक था। वो मुस्लिम वोट बैंक की बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस और महागठबंधन के बीच बढ़ता हुआ दिखता है। और पूर्वांचल की जिन सीटों पर अब चुनाव है वहां पर कांग्रेस के कई उम्मीदवार काफी मजबूत हैं। तो इस कारण से उनका जो कास्ट अर्थमेटिक है वो फील दुख रहा है। दूसरी तरफ उनके पास कोई दूसरी केमिस्ट्री नहीं है जो उनके पास हो, या कोई और नैरेटिव नहीं है जिसके बल पे वो जीतने को दिखा सके। दूसरी ओर भाजपा ने अपना एक, जैसा मैंने बताया, एक अलग तरीके का कास्ट अर्थमेटिक भी अपने फेवर में क्रिएट किया है। बहुत सारे छोटे छोटे सोशल फैक्शंस और ग्रुप्स हैं, उनको भी एक साथ कंसोलिडेट किया है। दूसरी ओर एक केमिस्ट्री भी क्रिएट की है, जो केमिस्ट्री डेवलपमेंट की केमिस्ट्री है, जिस तरीके से जो है चीजें लोगों तक पहुंची है, जिस तरीके से विकास की योजनाएं पहुंची है। आपको मैं बताऊं, पिछले 5 सालों में देश भर में करीबन 5.34 लाख करोड़ रुपए 1,80,000 करोड़ खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर है जो कि 439 स्कीमों से। इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसके कारण से उनके समझ में आ गया है कि उनके जो कास्ट प्लैंक्स दिख रहे थे उन्हें, वो कास्ट प्लैंक्स भी टूट चुके हैं। इसलिए मायावती जी इस तरीके की रणनीति पर उतर आई हैं। और यहां पर एक और चीज ये है कि जैसे आप जो है लखनऊ के पूरब जाते हैं, यहां पर जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग कास्ट होल्ड जैसे कि यादव समुदाय के बीच में दिखता था कि सेंट्रल यूपी में, या फिर पश्चिम यूपी में दिखता था जाट समुदाय के साथ होने से, वैसा कास्ट कंसोलिडेशन महागठबंधन के फेवर में नहीं दिखता और एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर झलकता है साफ साफ। अब जहां तक बात यह है कि अहंकार किसका है और कॉन्फिडेंस किसका है, तो कांग्रेस के पास जो है अपनी एक लेगेसी है, कुल मिला के उस लेगेसी का वो गाना गा रहे हैं। उनके पास कुछ और कहने, उनकी वर्तमान लीडरशिप में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी तो कम से कम चलो पिछले 5 सालों में थोड़ा बहुत एक्टिविज्म करते रहे, छुट्टियां भी मनाते रहे, अलग चीज है। लेकिन प्रियंका गांधी पिछले 14 सालों से राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में, लेकिन 140 दिन का भी एक्टिविज्म शायद उन्होंने कभी नहीं किया होगा। इन सारे समीकरण, और उनके पास कार्यकर्ताओं का बेस भी नहीं है, तो इसलिए उनका वो एक अहंकार जो है वो बिना किसी निराधार है उनके पास। और उनके एजेंडे भी देखिए, वो चुनाव के 3 महीने पहले तक जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के तौर पर मोदी जी जो 2001 से 2019 तक आज तक सामाजिक जीवन में है, पर कितने सालों तक जो है कांग्रेस सरकारें रही, लेकिन एक भी छींटा करप्शन का उनके ऊपर कभी लग नहीं सका है। राफेल के रूप में भी एक उन्होंने लगाने की कोशिश की थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के फैसले में पूरी तरह से ऑथेंटिकेट कर दिया कि डील वैलिड है। अभी भी रिव्यू फाइल करने के वहां भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर चौकीदार चोर का आरोप लगाते हैं, वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। बाद में उन्होंने एक नया प्लान शुरू किया अपने मैनिफेस्टो लाके, जिसको लाते रहते वो भूल भी गए। 3-4 दिन उन्होंने न्याय की बात
की सब की, और सिर्फ उनके ऐड में आता है न्याय। अब उनसे कोई सवाल पूछे कि जिन लंबी समस्याओं को वो बता रहे हैं कि देश की समस्याएं हैं, वो कांग्रेस की 50 साल की सरकारों में पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मोदी जी का कहना है कि मोदी जी के अपने विकास का जो उनके कार्य हैं, उनकी जो कम्युनिकेटिव स्किल है, जो उनका लगातार इंटीग्रेशन है समाज के साथ, उसके बल पे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, और जो कार्यकर्ता का बेस स्ट्रांग हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज जो सारे मतलब दोनों समीकरणों में अलग अलग दिखती है, वो ये कि भाजपा और भाजपा के पीछे संघ परिवार और बाकी सबका जो बेस है, जो स्ट्रांग कंसोलिडेशन है, वो बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि भाजपा के पास 1 करोड़ 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता मतलब मेंबरशिप थी, जबकि विपक्ष के पास ऐसा कोई भी ना, विपक्ष के द्वारा ऐसा कोई प्रयास हुआ ना ऐसा कोई सोशल मूवमेंट चला, इसलिए उनके पास कोई आधार नहीं है। भाजपा मतलब कॉन्फिडेंस है। अभिजीत, अगर विपक्ष से आपका मतलब सिर्फ कांग्रेस है तो नहीं, कांग्रेस और बाकी गठबंधनों से विपक्ष एक साथ है, आप समझ रहे हैं ना, विपक्ष बहुत बड़ा भी है, इसको इस तरह से भी देखिए। और अगर इधर कुछ कम वम हुआ तो ये सब एक हो जाएंगे, और वो जो कि यूपीए का हिस्सा नहीं भी है वो सारे एक हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी देखिए। यही मेरा सवाल प्रिया जी से भी। प्रिया जी, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन आप व्यवहारिक जमीन भी देखिए थोड़ा सा। इमरान जी, एक बात मैं बोलूं, देखिए आप देखिए गठबंधन होता है, आप 1977 में जाएं, तब भी एक बहुत बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन वो गठबंधन एक पार्टी के नाम से आया था, जनता पार्टी के नाम से। क्या यहां पर ऐसा कोई गठबंधन बना है? दूसरी चीज, अगर हम देखें कि पोस्ट पोल जो सारे सिनेरियोज होंगे, तो अमित शाह जी ने भी बोला कि हम जो है बहुत सारी संभावनाओं को लेकर खुले हुए हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई एक ऐसी किसी एक बार हमने इनसे साझा कर लिया आरएलएसपी और उनका अलायंस हो गया तो बाहर समर्थन नहीं हो सकता या और चीज नहीं हो सकती है। इसलिए वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, वो अभी भी बहुत फ्रेगमेंटेड है। जी ठीक है प्रिया जी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और महामिलावटी पार्टियों को एक साथ मिल करके बहुत सारे सवालों का जवाब देने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करती हूँ। भाजपा ने पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार ने 8 करोड़ फेक राशन कार्ड को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया भारत से। अगर आप ये मान लें, न्यूनतम अगर सरकार 1000 रुपए किसी के खाते में पर मंथ भेजती है, तो वो 8 करोड़ से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपका फिगर बैठता है 8000 करोड़ रुपए पर मंथ। 8000 करोड़ रुपए, और ये मैं न्यूनतम आपको बता रही हूं, इससे कहीं ज्यादा है फिगर्स। तो आप साल में लगा लीजिए कितने हो गए, कितने रुपए हमने बचाए। सवाल ये उठता है कि इसके पहले ये किसकी जेब में जा रहा था जब पहले की सरकार थी। तो दूसरी बात, आप ये बताएं, आज कांग्रेस पार्टी को यह भी जवाब देने की जरूरत है कि जो रफाल का मुद्दा बार बार उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब माफी मांगने की उनको जरूरत पड़ी। ये मुद्दा उठाया क्यों गया जब उनके पास उनको ऑफकोर्स सबूत नहीं थे, नहीं तो अगर होता तो कोर्ट में जरूर प्रस्तुत कर रहे होते या कुछ है। इसका सवाल, इसके जो जाया किया पब्लिक डिस्कोर्स का समय, उसके लिए उनको जवाब देने की जरूरत है। और एक जो जवाब देने की जरूरत है, नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा माधव जी। करने का ही अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। आपको एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं हुई है, झूठ मत बताइए। डॉक्यूमेंट की भी बात एडमिट नहीं की है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि मैं एक छोटा सा कार्यकाल आपको बता रही हूँ, 4 साल का। पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, 4 साल का कार्यकाल था उनका। उस पूरे 4 साल से कम का कार्यकाल था, 28 बम धमाके हुए थे भारत में। आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार के टाइम में हुए ही नहीं है। एक बड़ा मुद्दा बना है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। ठीक है, भारत की जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए, और इसी मजबूत सरकार के बीच चुनाव है। ये बहुत क्लियर हो चुका है अब। और मजबूत भाजपा और मजबूत सरकार का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ ये महामिलावटी पार्टियां ही करेंगी। आज महामिलावटी पार्टियों के पास ना कोई चेहरा है, ना नीति है, ना नीयत है। सरकार बने। माधव जी, प्रिया जी, शुक्रिया। अनिल जी, पूरी चर्चा पर आपका 6वें मरहले के लिए। प्रिया जी ठीक है, प्रिया जी ठीक है, इधर उधर की बातें बस कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, फाइनल कमेंट पूरी चर्चा पर आपका। अच्छी बात है, कितना कॉन्फिडेंस है, और इसी को कहते हैं रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। अभी आप कह रहे थे ना कि आप भी बोल रहे हैं सरकार बन रही है, आप भी बोल रहे हैं सरकार, तो बन किसके? लेकिन ये बात का प्रश्न है, ये आत्मविश्वास होता है, इसको अहंकार भी शायद न कहा जाए,
और ये सच है कि युद्ध क्षेत्र में कोई भी, चाहे चुनावी युद्ध हो चाहे सचमुच का युद्ध हो, जब योद्धा आमने सामने होते हैं तो वो तब तक लड़ते हैं जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस रहती है, क्योंकि अगर वो सांस रहते हार मान ले तो उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचता कि आगे युद्ध चले, और युद्ध अभी 23 मई तक चलेगा। ये तो बिल्कुल सच है चुनावी राजनीति में कि नेता जानता भी रहता है कि मैं हार रहा हूं, तो जब तक काउंटिंग का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, अगर 1 घंटे पहले देखिए कोई 1 लाख वोटों पीछे है तो भी कहता भी रुको 1 घंटे का बाकी, तो ये एक जो एक जज्बा होता है, जो एक आप कहें कुछ पल और जीतने की उम्मीद में जीने की लालसा होती है, ये एक अच्छी बात है। इसमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, सभी में देखनी चाहिए और इसका स्वागत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छठवां मरहला, इसमें रविवार के दिन, इतवार के दिन वोट डाले जाने हैं। अब आवाम फैसला करेगी, तय करेगी कि किस तरफ ये चुनाव जाता है।